नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। अपने कलेजे पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा। 84 साल के एक बुजुर्ग से, जो बिना सहारे के चल नहीं सकता था, जो ग्लास से खुद पानी नहीं पी सकता था, जो बिना चश्मे के देख नहीं सकता था, जो बिना सहारे के यात्रा नहीं कर सकता था, उससे इस देश के 140 करोड़ लोगों में से किसको खतरा था? उससे कौन डरता था? उससे कौन अपने बच्चों को बचाना चाहता था, सिवाय एक कायर, लिजलिजी और बर्बर सत्ता के? यह सवाल इसलिए कि 84 साल के उस बुजुर्ग को घेर कर मारा गया है। जी हां, घेर कर, पूरी लोकतांत्रिकता के ढोंग के साथ, वैधानिकता के फरेब के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के पाखंड का फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया गया। और हम सब, जी हां हम सब, मैं भी, आप भी और हमारी आपकी तरह के तमाम लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी घुटती हुई सांस का तमाशा देखते रहे, जैसे किसी मदारी का खेल चल रहा हो, कोई जादू। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 84 साल के फादर स्टेन स्वामी की मौत के बाद इस देश में कौन सुरक्षित महसूस कर रहा है, सिवाय नागरिकता के बोध को हर तरह से कुचल देने पर आमादा क्रूर सत्ता संस्थानों के? उसे सवाल नहीं चाहिए, इसलिए उसने हमारी मरी हुई आत्माओं में राष्ट्रवाद का झंडा गाड़ दिया और हम अपने सीने से बहते हुए रक्त और लोकतंत्र के लोथड़े पर चिल्लाते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जानते हैं यह समय सत्ता से सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन आप क्या कर लेंगे? मुझे भी जेल में डाल देंगे, डाल दीजिए, लेकिन सवाल पूछने के हामी पूछेंगे कि 84 साल के स्टेन स्वामी को किसने मारा? और इसका जवाब सिर्फ एक है, भारत के महान लोकतंत्र ने। हम पूरे गर्व के साथ यह स्वीकार करना सीख रहे हैं कि लोकतंत्र को अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों की हत्या करनी पड़ती है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि फादर स्टेन स्वामी कौन थे? तो सुनिए, स्टेन स्वामी सोशियोलॉजी के विद्वान थे। उन्होंने उस दौर में समाजशास्त्र को चुना था जब देश इस विषय को लेकर लगभग अनजान था। 24 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के त्रिची में जन्मे स्टेन के पिता किसान थे और मां घरेलू महिला। सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद वो बंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम करने लगे और इसी दौरान वो झारखंड के आदिवासियों पर ढाए जा रहे जुल्म से वाकिफ हुए। उनकी जमीनें औने पौने दाम में लूटी जा रही थी, उनके जंगलों पर कब्जा किया जा रहा था, नदियों, झरनों और पोखरों पर उनके आदिम हक से उन्हें जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा था। सभ्य बनाने के नाम पर जंगल के सबसे पुरातन जागीरदारों को मजदूर बनाया जा रहा था। स्टेन स्वामी तड़प उठे। उन्होंने अपनी जिंदगी आदिवासियों के नाम करने का फैसला कर लिया। आप पता नहीं जानते हैं या नहीं, जब एक नौजवान अपनी चमकती हुई डिग्री और सामाजिकता के दम पर प्रोफेसर हो सकता था, विधायक, सांसद हो सकता था, कारोबारी हो सकता था, इंग्लैंड अमेरिका में आलीशान जिंदगी जी सकता था, उसने अपनी जिंदगी जंगलों, पेड़ों, नदियों, पोखरों और उनके असली मालिक आदिवासियों के नाम कर दी। 50 साल से वो गरीब आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अंतर को समझिए। इसी दौर में एक आदमी जिसने गरीबी को इतना भुनाया कि देश नहीं बिकने दूंगा का नारा उछालकर सत्ता के सिंहासन पर जा बैठा और देश की कंपनियों को बेचने लगा, वो आज राष्ट्रवाद का खंभा बना हुआ है। और एक आदमी जिसने एक शानदार आरामदेह जिंदगी को ठोकर मारकर आदिवासियों की झोपड़पट्टियों में अपनी जिंदगी होम कर दी, उसे उसी राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवादी साबित करने के लिए मनुष्यता के सीने में त्रिशूल भोंक दिया गया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, 84 साल के स्टेन स्वामी से किसको खतरा था? किसको बचाने के लिए उनके जिंदगी को पूरी लोकतांत्रिकता और अदालती प्रक्रिया के साए में उन्हें एक सम्मानजनक मौत के शाश्वत मानवीय अधिकार तक से वंचित कर दिया गया? और अगर वाकई फादर स्टेन स्वामी इस देश के लिए खतरा थे, तो फिर यह शोक का नहीं, जश्न का मौका है। इस मुल्क के न्याय मंत्री को चाहिए कि उनकी मौत पर इस मुल्क के बाशिंदों को बधाई दें। हमने आपके साथ न्याय किया है। इस मुल्क के गृह मंत्री को चाहिए कि इस मुल्क के बाशिंदों को कहें, हमने आपको एक खतरनाक बूढ़े से बचा लिया है। इस मुल्क के सामाजिक न्याय मंत्री को चाहिए मुल्क को बताएं,
अब आप चैन से रहें, हमने समाज के दुश्मन को आखिरकार कैद में ही खत्म कर दिया है। और अगर इस देश के पास इतनी सामूहिक नैतिकता नहीं है तो चलिए मिलकर मातम मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर रोते हैं। लोकतंत्र का तमाशा बना दिए जाने पर, कानून का तमाशा बना दिए जाने पर, अदालत का तमाशा बना दिए जाने पर चलिए जनाब रोते हैं अपने आप के नागरिक से तमाशा हो जाने पर। क्या हुआ? जमीर नाम की चिड़िया मर गई है सीने में। किस सेनाइये की बात करते हैं? वही ना जिसकी इकलौती उपलब्धि है गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह को बेकसूर साबित करने के लिए दिन रात एक कर देना। वही एनआईए ना जो न मालेगांव के दहशतगर्दों को सजा दिला पाया, न समझौता धमाके के दहशतगर्दों को। किसी मामले में उसके कथित सबूतों को अदालतों ने कुछ नहीं माना। साध्वी प्रज्ञा छूट गई, असीमानंद छूट गया, कमल चौहान छूट गया, लोकेश शर्मा छूट गया। एनआईए के निकम्मेपन की स्थिति यह है कि 299 गवाहों के बावजूद किसी भी आरोप में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई। उस एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में 84 साल के झारखंड के आदिवासी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच काम करने वाली औरत सुधा भारद्वाज को पकड़ लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को पकड़ लिया। नागपुर के नामी वकील सुरेंद्र गाडलिंग को पकड़ लिया। और तो और बराबरी और भाईचारे का गीत गाने वाले कबीर कला मंच के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। इनमें से किसी के खिलाफ आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाया है एनआईए। जब कोरोना फैला और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि बुजुर्गों को खास एहतियात की जरूरत है, खुद प्रधानमंत्री ने इसकी अपील की, तब 83 की उम्र में स्टेन स्वामी ने अक्टूबर 2020 में बीमारी के आधार पर जमानत की याचिका लगाई। एनआईए ने कहा, मिलॉर्ड, यह आदमी नाटक कर रहा है, अपनी उम्र को बहाना बना रहा है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसका बाहर निकलना समाज के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट ने कहा, ठीक है, हम नहीं छोड़ते। तारीख थी 22 अक्टूबर 2020। इसके बाद उन्होंने फिर से नियमित जमानत के लिए आवेदन किया। मजाक देखिए, एनआईए ने इतने खतरनाक आदमी से पूछताछ के लिए एक दिन की भी रिमांड नहीं मांगी थी, लेकिन यह जरूर कहा था इसे जेल में ही रखा जाए मिलॉर्ड। इसके बावजूद मार्च में अदालत ने दूसरी बार उनकी जमानत याचिका ठुकराते हुए लिखा कि समाज के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए हम आपको नहीं छोड़ सकते। उधर स्टेन स्वामी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 84 बरस के उस बुजुर्ग ने तड़प कर कहा था, मैं बचूंगा नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी की अंतिम पल रांची में अपने धार्मिक साथियों और आदिवासियों के बीच बिताना चाहता हूं। हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई। 3 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने कहा, हम 6 जुलाई को इसे सुनेंगे। 6 जुलाई को 2:30 बजे अदालत में स्वामी और एनआईए के वकील खड़े थे। जज एस शिंदे और एनजे जमादार ने कहा, हम अब इसे कल सुनेंगे। अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट पेश करें। स्वामी के वकील मिहिर देसाई ने कहा, होली फैमिली अस्पताल के डायरेक्टर यहीं खड़े हैं, उन्हें सुन लीजिए। डॉक्टर यान डिसूजा ने कहा, मिलॉर्ड, अब क्या सुनवाई करेंगे? फादर स्टेन स्वामी 1:24 पर ही गुजर गए। आप तो ये बता दीजिए कि उनकी लाश किसको देनी है। इस तरह इस देश के इंसाफ, लोकतंत्र, कानून और मानवता सबको एक खतरनाक आदमी से साफ बचा लिया गया। एनआईए की हिम्मत नहीं भीमा कोरेगांव में हिंसा को भड़काने वाले मनोहर कुलकर्णी भेड़े को छू भी ले, क्योंकि उसकी सीधी पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है और देवेंद्र फडणवीस तक उस गुंडे के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। भारत माता की जय। बोलिए, बोलेंगे नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। नमस्कार।